हाँ बच्चों, हम आज यहां पर एक नए टॉपिक के अंदर जो आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें आ गए हैं। लास्ट क्लास में आपको मैंने टॉटोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर जितने भी डिफरेंट टाइप के जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं उनके बारे में किस टाइप की प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जा सकती हैं उसको हम डिस्कस कर लिए थे। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेई एंड नीट एग्जाम्स। किस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको यहां पर देखने को मिल सकती हैं, आज हमारा मेनली फोकस उसके ऊपर रहेगा। सबसे पहले यहां पर आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मैंने स्टीरियो आइसोमेरिज्म लिखा है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इसको हम मेनली टू कैटेगरीज में स्टडी करते हैं। वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एंड अदर इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो जब भी हम टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट कर रहे हैं इसका मतलब हम ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल आइसोमर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसको हम शॉर्ट में जीआई डिफाइन कर देते हैं। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी हम इनको डिफाइन करते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। यहां पर दो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। फर्स्ट, कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखिए, जो पहला कंडीशन है किसी भी कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए वो है कंपाउंड में कार्बन 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 नाइट्रोजन 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 डबल बॉन्ड होने चाहिए या रिंग होना चाहिए। कंडीशन वन, कंपाउंड मस्ट कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड या रिंग। और ऐसे ही अगर हम कंडीशन टू की बात करते हैं, कंडीशन टू, तो कंपाउंड मस्ट कंटेन स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर्स, सबसे पहले इसी के अंदर जनरली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन बना रहता है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि दैट एटम अबाउट विच इफ वी चेंज 3D अरेंजमेंट of atoms or groups, then we will get new 3D arrangement of that molecule. ओके, तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर की डेफिनेशन है। क्या मैं स्टीरियोजेनिक सेंटर को किरेल सेंटर बोल सकता हूं? देखिए, सारे किरेल सेंटर्स स्टीरियोजेनिक सेंटर्स होते हैं, लेकिन सारे स्टीरियोजेनिक सेंटर्स किरेल सेंटर्स नहीं होते। तो यहां अभी हम जिस स्टीरियोजेनिक सेंटर की बात कर रहे हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हियर स्टीरियोजेनिक सेंटर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या स्टीरियोजेनिक सेंटर sp3 हाइब्रिडाइज हो सकता है? आंसर है यस। उसी को अभी हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में किरेल सेंटर बोलेंगे। ओके, तो जैसे यहां अगर हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो देखिए इसका बहुत अच्छा एग्जांपल
मैलेइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। स्टीरियोजेनिक सेंटर्स, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं। कैसे? किसी भी डबली बॉन्डेड कार्बन पर अगर दोनों एटम या ग्रुप डिफरेंट हैं, जैसे यहां देखिए H अलग है और COH अलग है, इट मींस टू डिफरेंट ग्रुप्स। सिमिलरली इस कार्बन पर भी H अलग है और COH अलग है, तो ये मैलेइक एसिड है। और अगर हम इसका IUPAC नेम मेंशन करेंगे तो मैलेइक एसिड को हम यहां पर मेंशन कर सकते हैं सिस ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड। यहां जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं, क्योंकि वो सेम साइड में हैं, तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में हम ऐसे ही सिस आइसोमर को डिफाइन करते हैं। और सिमिलरली इसके साथ इसका ट्रांस हमेशा होगा, तो देखिए ये इसका ट्रांस आइसोमर है। और क्योंकि ये दोनों आइसोमर एक दूसरे में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये नॉन कन्वर्टिबल आइसोमर्स हैं, दैट्स वाई हम इनको दो डिफरेंट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो ये फ्यूमेरिक एसिड है, फ्यूमेरिक एसिड। और जब भी हम स्टीरियोजेनिक सेंटर को मार्क करते हैं तो ये एस्ट्रिक साइन से मार्क करते हैं। हाउ मेनी स्टीरियोजेनिक सेंटर्स प्रेजेंट हियर? आंसर 2 होगा। तो ये ट्रांस आइसोमर है, ट्रांस, इट इज ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड। ओके, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में अगर मुझे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को आइडेंटिफाई करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए एग्जाम में जो आपसे प्रॉब्लम पूछे जाने वाली है वो ये है, इनमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। ओके, ऐसा आपसे एग्जाम में प्रॉब्लम पूछे जाने वाली है और इसके लिए हमको हर एग्जाम्पल में स्टीरियोजेनिक सेंटर को चेक करना पड़ेगा। तो मैं कुछ और एग्जाम्पल्स आपको यहां पर बताता हूं। एक और नोटिसेबल पॉइंट, अगर मुझसे पूछा जाता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अराइज क्यों होते हैं, तो इसका आंसर है कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन या नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो डबल बॉन्ड है। ये देखिए ये डबल बॉन्ड है, और अगर मैं ये एक कार्बन मान लूं, ये दूसरा कार्बन मान लूं, और एक कार्बन को होल्ड करके हम दूसरे कार्बन को अगर रोटेट कराने की कोशिश करेंगे तो रोटेशन अलाउ नहीं है, हिंडर्ड रोटेशन, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अराइज होते हैं। तो आपका आंसर होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अराइज बिकॉज ऑफ हिंडर्ड और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ओके, तो मैं कुछ और एग्जांपल्स यहां पर आपको डिक्टेट कराता हूं। सबसे पहले इसको अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो नेक्स्ट एग्जांपल है हम उसमें मेंशन कर सकते हैं GI इन कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। और कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का बहुत अच्छा एग्जांपल ये तुमने 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ रखा है, ऑक्साइन। ऑक्साइन, ये ऑक्साइन फंक्शन ग्रुप है, और ऑक्साइन फंक्शन ग्रुप में जैसे हम यहां पर सिन एंड एंटी यूज करते हैं, सिन एंड एंटी टर्म्स यूज्ड। जैसे यहां अगर मैं एसिटल्डिहाइड का ऑक्साइम लेता हूं, ये देखिए ये एसिटल्डिहाइड, इसको हमने हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट कराया तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, और आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ वाटर हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा, इट इज नोन एज ऑक्साइम। इट इज ऑक्साइम ऑफ एसिटल्डिहाइड। नाउ इज देयर एनी स्टीरियोजेनिक सेंटर? सबसे पहले तो यही आइडेंटिफाई करना है, तो डेफिनेटली ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है। देखिए मिथाइल एंड H, दीज आर 2 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। और सिमिलरली यहां पे लोन पेयर एंड OH ये डिफरेंट है, ये भी स्टीरियोजेनिक सेंटर है। लोन पेयर को एक डिफरेंट एटम की तरह हम ट्रीट करेंगे, तो यहां 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स, 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स। तो सबसे पहले तो हमने स्टीरियोजेनिक सेंटर्स को डिसाइड कर लिया। अब मैं यहां पर अगर सिन और एंटी मेंशन करूंगा तो कैसे मेंशन करेंगे? ये देखिए ये तो सिन है। जब भी हम एल्डिहाइड्स के केस में सिन और एंटी डिसाइड करते हैं तो H और OH को हम ऑब्जर्व करते हैं, तो H एंड OH प्रेजेंट इन सेम साइड।
और ऐसे ही इसके साथ हमेशा इसका एंटी ऐसे एसोसिएट होगा, दिस इज इट्स एंटी। ये देखिए ये एंटी आइसोमर है। तो ये सिन और एंटी आइसोमेरिज्म हम यहां पर डिफाइन कर सकते हैं इन केस ऑफ ऑक्साइम। इसकी जगह वी हैव सम अदर ऑक्साइम्स। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे यहां सपोज वी टेक फॉर्मल्ड ऑक्साइम। नाउ क्वेश्चन इज अराइज, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो आप इस डबली बॉन्डेड कार्बन को देखिए, दोनों सिमिलर एटम्स हैं, फॉर्मल्ड ऑक्साइम। तो यहां नो स्टीरियोजेनिक सेंटर। आप बोलेंगे कि सर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर और OH ये तो दिख रहे हैं हमको, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां आप इसका सिन और एंटी कभी भी मेंशन नहीं कर सकते, ये फॉर्मल्ड ऑक्साइम है। दोनों जो डबली बॉन्डेड एटम्स हैं वहां पर डिफरेंट एटम या ग्रुप होने जरूरी हैं, ओके। तो इसलिए फॉर्मल्ड ऑक्साइम ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसकी जगह अगर मैं जैसे ये लेता, ये कीटोन का ऑक्साइम है, ये देखिए ये एसीटोन का ऑक्साइम है, ऑक्साइम ऑफ एसीटोन। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? इसका आंसर है नो, नो स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो इनमें से कोई भी कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। अबव कंपाउंड्स कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आपको एग्जाम में ऐसे ही प्रॉब्लम मिलने वाली है। इसकी जगह अगर हम यहां, अच्छा यहां पर जैसे अगर कीटोन का कोई एग्जांपल हम लेते हैं, उसमें H तो आएगा नहीं कीटोन के अंदर। जैसे हमने यहां पर ऑक्साइम ब्यूटेन 2 का लिया, ऑक्साइम ऑफ ब्यूटेन 2। अब जब ऑक्साइम ऑफ ब्यूटेन 2 आप लेंगे तो ये ऐसा होगा, देखिए दिस इज ऑक्साइम ऑफ ब्यूटेन 2। अब इसमें सिन और एंटी कैसे लिखें? तो देखिए इन केस ऑफ कीटोन हमेशा हम इस पॉइंट को फॉलो करते हैं कि किस एल्किल ग्रुप के रेस्पेक्ट में आप यहां पर सिन और एंटी डिफाइन करना चाहते हैं। जैसे विद रेस्पेक्ट टू मिथाइल, अगर मैं मिथाइल के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहा हूं तो देखिए मिथाइल के रेस्पेक्ट में यहां OH ग्रुप एंटी है, तो ये एंटी ऑक्साइम होगा, एंटी ऑक्साइम। और अगर हम इसका सिन ड्रॉ करना चाहेंगे तो वो ये होगा। क्लियर हो गया आप सभी स्टूडेंट्स को? तो विद रेस्पेक्ट टू कीटोन्स, अगर कीटोन्स हैं तो इनके ऑक्साइम के केस में हम सिन और एंटी हमेशा विद रेस्पेक्ट टू एल्काइल ग्रुप डिफाइन करेंगे। अगर मैं यहां पर विद रेस्पेक्ट टू मिथाइल इसको एंटी लिखाऊं, ये सिन है, तो ऐसे ही विद रेस्पेक्ट टू इथाइल, तो इथाइल के रेस्पेक्ट में आप इसको ऐसे मेंशन करोगे। ये देखिए अगर मैं इथाइल के रेस्पेक्ट में ऐसे मेंशन करता हूं ये, तो यहां पर जो दोनों ग्रुप्स हैं इथाइल एंड OH वो एंटी हैं, तो ये एंटी ऑक्साइम है। सिमिलरली आप इसका सिन मेंशन कर सकते थे, सिन ऑक्साइम। तो ये हमने ऑक्साइम्स के केस में देखा। इसकी जगह अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड या रिंग हो तो फिर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे डिफाइन करेंगे? हां बच्चों, जैसे यहां मैंने लिखा है Gi इन नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है एजोमीथेन। ये जो एजोमीथेन है इट इज CH3 नाइट्रोजन 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 डबल बॉन्ड, और ये देखिए मिथाइल, इसको कहते हैं एजोमीथेन। ये एजोमीथेन है। क्या ये दोनों स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं? हां,
नाइट्रोजन के पास मिथाइल एंड लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास मिथाइल एंड लोन पेयर। इसका मतलब यहां 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं। और इसको इट इज नोन एज सिन, ये सिन आइसोमर है। तो व्हाट इज इट्स एंटी, ये एंटी होगा। इट इज एंटी एजोमीथेन। ओके, इसकी जगह एजोबेंजीन। तो एजोबेंजीन इट इज C6H5 और N डबल बॉन्ड N, ये एजो ग्रुप है और अगेन C6H5। तो यहां इसको हम बोल सकते हैं सिन विथ 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स। और इसका हम अगर एंटी मेंशन करेंगे तो वो ये होगा। ये देखिए सिन एंड एंटी। तो इन केस ऑफ कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, हमेशा हम सिन और एंटी आइसोमेरिज्म ही डिफाइन करेंगे इंस्टेड ऑफ सिस एंड ट्रांस। इसकी जगह अगर रिंग्स होते तो कैसे डिफाइन करते हैं? हाँ बच्चों, जैसे यहां पर अब मैंने लिखा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिंग्स में। तो देखिए इसके लिए जैसे सपोज वी हैव 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन ये इसका स्ट्रक्चर होगा। और यहां 1 और 2 पर जो मिथाइल ग्रुप्स हैं, अगर मैं उनको सेम साइड में लिखता हूं तो इट इज नोन एज सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। और ऑब्वियसली इसके साथ इसका ट्रांस ऐसे होगा। ये देखिए ये ट्रांस है ये। ओके, अच्छा यहां सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है क्या। तो देखिए मिथाइल है और यहां पर ऑब्वियसली जो H होगा वो डैश वैश पे होगा ऐसे। अब मिथाइल है, H है, इस कार्बन के ऊपर यहां CH3 और इस कार्बन के ऊपर यहां CH2 ग्रुप है। ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है। और स्टूडेंट इसको हम आगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में किरेल सेंटर भी बोलेंगे। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स हैं, ये वाले sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3 है, यहां भी स्टीरियोजेनिक सेंटर है। तो 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टीरियोजेनिक सेंटर्स देयरफॉर किरेल सेंटर्स। तो ये जो कंपाउंड है इसके अंदर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को भी चेक कर सकते हैं, वो अभी हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में डिस्कस कर रहे हैं। इसकी जगह जैसे सपोज वी हैव दिस कंपाउंड, ये देखिए ये कंपाउंड है, या इसकी जगह ये कंपाउंड है। क्या यहां पर स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं क्या? तो इसका आंसर है नो। इस कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप्स आर सेम, तो यहां नो स्टीरियोजेनिक सेंटर। अब आप यहां देख रहे हैं कि यहां क्लोरीन और ब्रोमीन दे आर 2 डिफरेंट एटम्स। ओके, नाउ अब मुझे यहां चेक करना चाहिए वैलेंसी को CH2 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 और यहां भी CH2 CH2 CH2। इट मींस ये जो कार्बन है इसकी रिमेनिंग जो 2 वैलेंसीज हैं वो सेम टाइप के ग्रुप से कनेक्ट हैं, इसलिए यहां हम मेंशन करेंगे नो स्टीरियोजेनिक सेंटर। और इसलिए ये जो कंपाउंड्स हैं दे डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? तो देखिए ये हमने ऑल 4 कैटेगरीज को यहां पर डिस्कस कर लिया। इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ और मैं यहां पर ऐड करता हूं। प्रॉब्लम्स को ही हम अभी यहां पर डिस्कस किए थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, और
इजेड नॉमेनक्लेचर में आपको मैं कुछ पॉइंट्स को रिवाइज करा देता हूं और फिर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर जाएंगे। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहां पे मेंशन किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आपको बताना है इनमें से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा। तो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले अपनी कॉपी में आप डिक्टेट करिए इन सभी ऑप्शंस को और उसके अकॉर्डिंग टिक करके बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको इसके लिए स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे और स्टीरियोजेनिक सेंटर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है आप सभी इस प्रॉब्लम को कंफर्टेबली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आप करिए इसको और मुझे इसका आंसर बताना है, आपको चेक करना है। सभी स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम बिल्कुल सही होना चाहिए। ओके, अभी हमने सारे एग्जांपल्स को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में डिस्कस कर लिया है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड एंड रिंग। तो यहां बनना चाहिए आप सभी स्टूडेंट्स का आंसर। अब ये अल्फा ब्यूटाइलिन, बीटा ब्यूटाइलिन, ये देखिए ये सब कॉमन नेम्स हैं। जब IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम नहीं हुआ करता था तो इन कॉमन नेम्स को यूज करते थे केमिस्ट। अल्फा ब्यूटाइलिन का मतलब है कि 4 कार्बन है और कार्बन 1 के बाद डबल बॉन्ड है, ये देखिए। तो यहां मुझे H लगाना पड़ेगा। अब अगर अल्फा मतलब 1 के बाद डबल बॉन्ड है तो देखिए इस कार्बन पर दोनों सिमिलर एटम्स आ गए, H। इसका मतलब यहां तो स्टीरियोजेनिक सेंटर ही नहीं है, नो स्टीरियोजेनिक सेंटर। और इफ देयर इज नो स्टीरियोजेनिक सेंटर, इसका मतलब ये आउट हो गया, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। बीटा ब्यूटाइलिन 4 कार्बन, कार्बन नंबर 2 के बाद डबल बॉन्ड, ये देखिए ऐसे हम इनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे और यहां स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हमको दिख रहे हैं, तो 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ये आंसर सही है, बी आंसर। आपसे पूछा गया कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, गामा हेक्साइलिन। इट मींस 6 कार्बन और गामा रिप्रेजेंट 3rd कार्बन के बाद डबल बॉन्ड। तो देखिए यहां H और ये CH2 CH3, सिमिलरली हियर ऑल्सो H और ये CH2 CH3। तो क्या यहां स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं? यस, स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं। इसका मतलब ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। आइसोब्यूटीन, तो आपको मैंने आइसो का टिप दिया हुआ है। सबसे पहले आइसो प्रोपाइल बना लीजिए और ब्यूटीन मींस 4 कार्बन, ये देखिए। और यहां मुझे डबली बॉन्डेड कार्बन पर CH2 ग्रुप करना पड़ेगा। क्या कहीं पर भी स्टीरियोजेनिक सेंटर दिख रहे हैं? नो स्टीरियोजेनिक सेंटर। इसका मतलब ये कंपाउंड भी आउट हो गया। ऐसे ही बेंजल्ड ऑक्साइम, तो बेंजल्ड डिहाइड, ये तो बेंजल डिहाइड है C6H5CHO, इसका ऑक्साइम ये होगा, ये देखिए। तो यहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर OH डिफरेंट, कार्बन के पास H और फिनाइल डिफरेंट। इट मींस यहां स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं, 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स, और इसलिए दिस कंपाउंड कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल, ये देखिए 3 ब्रोमो। इसका मतलब अगर मैं यहां OH ग्रुप को कनेक्ट कर देता हूं 1 2 3, यहां ब्रोमीन है। क्या यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? यस। यहां हम ऐसे डिफाइन करेंगे, इस कार्बन पर देखिए ये H और यहां पर भी जो H, अगर ये सेम साइड में है, क्योंकि सिमिलर एटम्स और ग्रुप्स के रेस्पेक्ट में हम सिस और ट्रांस डिफाइन करते हैं, तो हम इसको बोलेंगे सिस। ये स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं ये वाले। कैसे? OH अलग, H अलग, CH2 CH2, यहां आएंगे CH2, यहां है CHBr, इसका मतलब स्टीरियोजेनिक सेंटर है। तो यहां सिस आइसोमर है ये। ऐसे हम ट्रांस ड्रॉ कर सकते हैं विद 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स। तो देखिए आप सभी स्टूडेंट को ये क्लियर हो गया कि हमको सबसे पहले ये चेक करना जरूरी है स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं क्या, इसलिए हम इस आंसर को भी टिक करेंगे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया B, C, E एंड F। B, C, E एंड F। A ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा, D ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा। तो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम के लिए एकदम प्रिपेयर रहिए, आपको एग्जाम में यही मिलने जा रहा है। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे जो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स हैं,
टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड का मतलब हो गया जहां पर डबली बॉन्डेड कार्बन पर सारे ही एटम्स या ग्रुप्स डिफरेंट है, उनके लिए केमिस्ट ने सिस ट्रांस की जगह इजेड नेमिंग सिस्टम को भी बनाया है। इजेड नेमिंग, ई मींस टू हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स इन अपोजिट साइड और जेड मींस टू हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स इन सेम साइड। प्रायोरिटी ऑलवेज असाइन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर और इन केस ऑफ आइसोटोप्स, अगर हमारे पास आइसोटोप्स होंगे तो आइसोटोप ऑफ ग्रेटेस्ट एटॉमिक मास हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी। जैसे ये प्रॉब्लम ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, यहां पर राइट टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर C2FClBrI, आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मेंशन करने हैं। तो देखिए C2FClBrI, अगर मैं इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालूं तो क्योंकि 4 हेलोजन एटम्स आर देयर, हम इनको हाइड्रोजन से रिप्लेस करके डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हैं। तो ये C2H4 की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहां पर 1 आ जाएगा और 1 का मतलब है इधर 1 डबल बॉन्ड और 1 रिंग। रिंग 2 कार्बन में हो नहीं सकती, तो इसका मतलब सिंपली डबल बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट है। अब देखिए हमने क्या किया, एक डबली बॉन्डेड कार्बन पर फ्लोरीन को फिक्स करके जो पॉसिबल पहले स्ट्रक्चर्स हैं उनको ड्रॉ करके देखा। तो क्या पॉसिबल है, फ्लोरीन के साथ अगर यहां ब्रोमीन आ जाए, है ना, तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है, तो ऑटोमेटिकली क्लोरीन और आयोडीन वो यहां पर हमको प्लेस करने पड़ेंगे, ये भी स्टीरियोजेनिक सेंटर है। अब आप इसमें अगर और पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना चाहते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन मैं एक बार यहां क्लोरीन प्लेस कर देता हूं और विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन एक बार मैं यहां आयोडीन प्लेस कर सकता हूं। ओके, तो ये 3 डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। अब हमको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहां पर बताना था, तो देखिए यहां अगर मैं देखूं तो ऑल आर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन 2 डबली बॉन्डेड कार्बन, तो मैं चाहते हुए भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं लिख सकता, तो हमको क्या मेंशन करना पड़ेगा, वी हैव टू राइट इजेड नेमिंग। कैसे, फ्लोरीन और ब्रोमीन जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उस पर ऐसे टिक कर दीजिए, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, क्लोरीन और आयोडीन में आयोडीन का ज्यादा है, 2 हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड में, इट मींस ये Z है। ऑब्वियस है, अगर Z है तो E हमेशा इसके साथ होगा, ये देखिए ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो ये EZ नेमिंग सिस्टम है। ऐसे ही अगर मैं यहां देखूं फ्लोरीन और क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हाई, ब्रोमीन और आयोडीन में आयोडीन का एटॉमिक नंबर हाई, तो यहां फिर ये Z है और ऑब्वियस है इसके साथ इसका जो E है वो ये होगा। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट को। और ऐसे ही अगर हम यहां देखें तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा और यहां ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, इट मींस ये E है, इसलिए ये Z होगा। ये देखिए, तो स्टार मार्क वाले जो कार्बन हैं ये स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं, इनको हमने यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया है। तो क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट को। तो यहां आपसे पूछा गया था कि टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, तो आपका आंसर 6 है, ये 6 आंसर है। 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है यहां पे। ओके, तो चलिए ये है इजेड नेमिंग। अब मैं यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की अगर जैसे प्रॉपर्टीज को देखें तो ऑब्वियसली दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मींस बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट, मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट, हीटिंग इफेक्ट डिफरेंट, और सारे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं दे आर ऑल्सो नोन एज डाइस्टीरियोमर्स। ये भी आप अपनी कॉपी में डिक्टेट कर सकते हैं। व्हाट इज डाइस्टीरियोमर? ऑल दोज स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। जैसे इसी को आप चेक कर लीजिए, अगर मैं यहां इसके सामने मिरर रखता हूं तो मिरर रखने पर क्या ये इसका मिरर इमेज दिख रहा है? नो, दीज आर नॉट मिरर इमेजेस। तो सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दैट इज सिस ट्रांस, EZ, सिन एंड एंटी, ये कभी भी एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर ऑल्सो नोन एज डाइस्टीरियोमर्स। तो ये भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टर्म देखने को मिल सकता है। ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर ऑलवेज डाइस्टीरियोमर्स। ओके, तो अब मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर आ जाता हूं। हाँ स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ने के लिए क्विक कुछ पॉइंट्स को हम यहां पर जरा रिवाइज कर लेते हैं पहले, तो इसको अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एब्रिविएशन OI, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला,
सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो अभी हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटीज, हीटिंग इफेक्ट, यहां सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, बट डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट. इट इज ऑल्सो एब्रिवेटेड एज PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट विच वाइब्रेट ओनली इन वन प्लेन. ओके, अब ये मैं बार बार तो करके देखने से रहा कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा नहीं करेगा कंपाउंड, लेकिन वो सारे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव. और केमिस्ट ने ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए जो कंडीशन बनाया है वो ये बनाया है कि गिवन कंपाउंड अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इंपोज नहीं होना चाहिए. तो देखिए, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये अल्टीमेट कंडीशन है, अल्टीमेट क्राइटेरिया फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी. क्या? गिवन कंपाउंड शुड नॉट बी सुपर इंपोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज. दिस प्रॉपर्टी इज टर्म्ड एज किरैलिटी और डाइसिमेट्री, और ये किरैल कंपाउंड की इंपॉर्टेंट फीचर या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है. अकिरैल कंपाउंड क्या होते हैं? ऑब्वियसली अगर कंपाउंड अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इंपोज हो जाएगा तो हम उसको बोलते हैं अकिरैल कंपाउंड. ओके, तो मैं यहां पर आपको जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैं उनके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट कंडीशन मेंशन कर रहा हूं. हां स्टूडेंट्स, जैसे ऑल ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स, जितने भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैं, दे आर ऑलवेज टर्म्ड एज इनैंशोमर्स. इनैंशोमर्स इसका मतलब नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस. एंड वी हैव टू टाइप ऑफ इनैंशोमर्स, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी और प्लस से भी हम इसको एब्रीवेट कर सकते हैं, लीवो रोटेटरी, एल या माइनस से भी हम इसको एब्रीवेट कर सकते हैं. डेक्स्ट्रो रोटेटरी विच रोटेटेड प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लीवो रोटेटरी विच रोटेटेड प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब ऑब्वियसली हम बार बार किसी भी कंपाउंड के सामने मिरर रखने से तो रहे और उसके मिरर इमेज को चेक करने से रहे, तो इसके लिए केमिस्ट ने ये कंडीशन बना रखी है कि अगर कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो इट हैज वन और मोर किरैल सेंटर्स. ओके, तो फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी गिवन कंपाउंड has one or more chiral centers, or chiral centers they are also termed as asymmetric center. या अभी हम स्टीरियोजेनिक सेंटर डिफाइन किए हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर या ऑल्सो नोन एज स्टीरियो सेंटर्स. ये देखिए इतने सारे नाम हैं किरैल सेंटर के, और सारे किरैल सेंटर्स हमेशा स्टीरियोजेनिक हैं. ऑल किरैल सेंटर्स आर ऑलवेज स्टीरियोजेनिक. लेकिन ये मैं आपको ऑलरेडी अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में रिवाइज कराया था, सारे स्टीरियोजेनिक सेंटर जरूरी नहीं है कि किरैल हों. ओके, all chiral centers are always stereogenic centers. All chiral centers are always sp3 hybridized. Very important. Whereas जो स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं वो अभी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में sp2 डिस्कस करके आए हैं, यहां sp3 हाइब्रिडाइज हो सकते हैं. तो स्टीरियोजेनिक सेंटर्स may be sp2 और sp3 hybridized. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो किरैल सेंटर की डेफिनेशन क्या है ये ऑलरेडी हम जानते हैं, विच हैव ऑल 4 वैलेंसीज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स. तो एक प्रॉब्लम हम यहां पर अटेंड करते हैं. हां बच्चों, जैसे यहां मैंने मेंशन किया है किरैल सेंटर या किरैल कार्बन की डेफिनेशन. वी हैव
किरेल सेंटर्स अदर देन किरेल कार्बन ऑल्सो, लाइक टेट्रावेलेंट, जैसे हम कार्बन फैमिली में देखें तो सिलिकॉन एटम, जर्मेनियम एटम, ऐसे ही अगर हम नाइट्रोजन फैमिली में देखें तो नाइट्रोजन विद टेट्रावेलेंसी जो अमोनियम टाइप आयन की फॉर्म में होगा, दैट इज किरेल सेंटर। तो मेनली आपसे एग्जाम में किरेल कार्बन के ऊपर ही प्रॉब्लम पूछी जाने वाली है। तो मैंने यहां पे लिखा है किरेल सेंटर विच हैव ऑल 4 वैलेंसीज डायरेक्टली कनेक्टेड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। जैसे यहां पे कुछ कंपाउंड्स गिवन है, आपसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ किरेल सेंटर्स बताइए और नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर्स बताइए, तो हम डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल को देखिए, किरेल सेंटर्स। अगर हम यहां पे किरेल सेंटर्स देखें, ये जो कार्बन है इसके ऊपर मिथाइल, ब्रोमीन, H और ये विनाइल टाइप का ग्रुप, ये सब डिफरेंट ग्रुप्स हैं। इसका मतलब ये किरेल सेंटर है। अच्छा, डबली बॉन्डेड कार्बन भी है, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं डबली बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन सेम है, यहां स्टीरियोजेनिक सेंटर्स मिसिंग हैं, तो किरेल सेंटर 1 है। और ऑब्वियसली किरेल सेंटर इज ऑलवेज स्टीरियोजेनिक सेंटर, तो इसलिए नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर 1 है। सिमिलरली आप इसको देखिए, यहां इस कार्बन पर क्लोरीन अलग, H अलग, मिथाइल अलग, ये डिफरेंट ग्रुप, तो ये किरेल सेंटर। और सिमिलरली यहां मिथाइल अलग, H अलग, ब्रोमीन अलग, ये डिफरेंट ग्रुप। इसका मतलब नंबर ऑफ किरेल सेंटर्स 2 हैं। ऑब्वियसली दे आर ऑलवेज स्टीरियोजेनिक सेंटर्स। ओके, हाँ बच्चों, जैसे यहां मैंने कुछ और प्रॉब्लम्स को मेंशन किया है, इनके आंसर्स को जरा चेक करते हैं। इस कंपाउंड में यहां देखिए क्लोरीन है, यहां H है, ये CH2 है और यहां CH है। इट मींस ये किरेल सेंटर है, स्टीरियोजेनिक सेंटर। क्या ये है CH2 ग्रुप? नहीं हो सकता, CH2। इसको देखिए, यहां H है, यहां CH2, यहां CH2। अब मुझे तब तक मूव करते रहना पड़ेगा जब तक कि मैं किसी भी कंक्लूजन के ऊपर नहीं पहुंच जाता। तो देखिए CH2, CH2, CH3, यहां CH2, CH2, और यहां इस कार्बन के ऊपर ये CH तो डिफरेंट है ही, इसका मतलब ये भी किरेल सेंटर है। यहां किरेल सेंटर है क्या? यहां H, यहां CH, यहां CH3, ये भी किरेल सेंटर है। और यहां मिथाइल और H तो डिफरेंट है ही, CH2, यहां CH, इसका मतलब ये भी किरेल सेंटर है। ये देखिए, तो हाउ मेनी किरेल सेंटर्स वी हैव? इट इज 1, 2, 3, 4 किरेल सेंटर्स। तो ये नंबर ऑफ किरेल सेंटर्स, एंड ऑब्वियसली ऑल आर स्टीरियोजेनिक सेंटर्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप की प्रॉब्लम ही तुमको देखने को मिलेगी यहां पर। ऐसे ही इसको देखिए, इसका IUPAC नेम क्या लिखोगे आप? व्हाट इज इट्स IUPAC नेम? ऑब्वियसली यहां पे 1 और ये 4 होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना पड़ेगा। तो ये 1 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन है। अब मैं यहां पर देखना चाह रहा हूं किरेल सेंटर। तो देखिए, इस कार्बन पर क्लोरीन और H तो डिफरेंट है, बट CH2, CHBr सेम पॉइंट पर वैलेंसी मीट कर रही है। इसका मतलब ये जो 2 कार्बन है, 4th एंड 1st, ये किरेल सेंटर नहीं है। क्या ये स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं? यस, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं। क्यों? मैं यहां पर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म तो लिख सकता हूं, जैसे ये हाइड्रोजन, और यहां पर भी अगर हम हाइड्रोजन देखें, ये देखिए, अगर सेम साइड में है तो सिस है, अपोजिट साइड में है तो ट्रांस है। तो यहां किरेल सेंटर्स 0, लेकिन अगर स्टीरियोजेनिक सेंटर्स की बात हो रही है तो 2 हैं। 1 एंड 4th पोजीशन पर जो कार्बन है वो स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं। इसकी जगह इसको देखिए, ये तो ऑक्साइम हमको दिख रहा है, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं, बट दे आर नॉट किरेल। ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स हैं। तो यहां नंबर ऑफ किरेल सेंटर्स 0, नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर्स 2। ओके, इसकी जगह इसको देखिए, क्या ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दोनों शो कर सकता है क्या? हां। कैसे? ये जो कार्बन है ये किरेल सेंटर है, मिथाइल, इथाइल, H और ये पूरा ग्रुप डिफरेंट। अब आइए इस डबली बॉन्डेड कार्बन पर, क्या ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है? हां, H और ये ग्रुप अलग, ऐसे यहां मिथाइल और क्लोरीन अलग, ये भी स्टीरियोजेनिक सेंटर है। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जा रहा है किरेल सेंटर्स, तो आंसर शुड बी 1। आपसे पूछा जा रहा है स्टीरियोजेनिक सेंटर्स, तो आंसर शुड बी 3। ये देखिए, why 3? 1, 2 and 3. किरेल सेंटर is always stereogenic center.
तो ये फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम जो हमसे यहां पर पूछा जा सकता है, इसको आप अपनी कॉपी में ढंग से डिक्टेट कर लीजिए। मैं एक प्रॉब्लम और आपको यहां पर बताता हूं। हां बच्चों, जैसे यहां पर जो सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम फ्रीक्वेंटली हमसे पूछा जाता है वो है कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर 1 किरेल सेंटर है तो इस टाइप का मॉलिक्यूल हमेशा ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो मैंने केस 1 में लिखा है इफ ओनली 1 किरेल सेंटर, मतलब किरेल सेंटर को हम अगर n से डिनोट कर देते हैं तो n की वैल्यू 1, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स जो 2 की पावर n होंगे, और क्योंकि यहां n की वैल्यू 1 है तो 2 की पावर 1 इसका मतलब 2 हो गया। 1 इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अदर इज लीवो रोटेटरी, तो ओनली 2 ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स एनैंटियोमर्स, 1 इज डेक्स्ट्रो अदर इज लीवो। जैसे बहुत अच्छा पॉपुलर एग्जांपल ग्लिसरल डिहाइड है। ये जो कार्बन है OH, H, CHO एंड CH2OH, ये सभी डिफरेंट एटम या ग्रुप से कनेक्ट हैं, किरेल सेंटर है 1 किरेल सेंटर, तो इसके 2 ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स हो सकते हैं, डेक्स्ट्रो एंड लीवो। लैक्टिक एसिड एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल है। कार्बन के ऊपर देखिए COH, H, OH, CH3 ऑल आर डिफरेंट एटम और ग्रुप, लैक्टिक एसिड। तो यहां मैंने मिरर इमेज बनाया है, 1 इज डेक्स्ट्रो अदर इज लीवो रोटेटरी। लेकिन अगर मोर देन 1 किरेल सेंटर्स होंगे तो फिर यहां चेक किया जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। हां बच्चों, जैसे यहां पर मैंने केस 2 में मेंशन किया है व्हेन मॉलिक्यूल्स हैव 2 और मोर किरेल सेंटर्स। अगर 2 या 2 से ज्यादा किरेल सेंटर्स हैं तो वहां पर हमको ये जो कंडीशन हम अभी नोट किए थे, गिवन कंपाउंड शुड नॉट बी सुपर इंपोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज, ये तो हमेशा चलेगी ही ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। पैरेलली कंडीशन नंबर 2 में गिवन कंपाउंड शुड नॉट कंटेन एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, मिरर प्लेन, कुछ भी बोल लीजिए, एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री COS, इनमें से कोई भी सिमेट्री मॉलिक्यूल में नहीं होना चाहिए फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर है, जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट A को देख लीजिए, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है। तो जब प्लेन पोलराइड लाइट इससे कोलिजन करेगी तो 1 हाफ अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो अदर हाफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। इसको हम इंटरनल डिफेक्ट कहते हैं मॉलिक्यूल में, इंटरनल डिफेक्ट, इंटरनल डिफेक्ट। और बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल डिफेक्ट ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा, नेट रोटेशन 0 हो जाएगा। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज मीजोफॉर्म, इसको हम मीजोफॉर्म भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो पहला जो कंडीशन यहां पर मैंने लिखा कि हम अगर 2 या 2 से ज्यादा किरेल सेंटर्स देखते हैं तो हमको हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना चाहिए। तो देखिए इसमें मैंने लिखा है कि इफ गिवन कंपाउंड हैव नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री अभी भी नहीं है 2 या 2 से ज्यादा किरेल सेंटर्स में, तो अगेन वी हैव दिस फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, जिनको हमने एनैंटियोमर्स बोला है, दैट इज एनैंटियोमर्स। और ये 2 की पावर n ही फॉर्मूला होगा बिकॉज देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे बहुत फेवरेट एग्जांपल ग्लूकोज का है, CHO, CHOS, 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 CH2OH। ये देखिए ये किरेल सेंटर्स हैं। ओके, और यहां हम देख रहे हैं कि 4 किरेल सेंटर्स हैं, N4 है। तो मुझे सबसे पहले एंश्योर कर लेना चाहिए क्या मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। तो देखिए ऊपर CHO है, नीचे CH2OH है, तो यहां कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसलिए यहां टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑलवेज इक्वल टू 2 की पावर 4 दैट इज 16, ये एनैंटियोमर्स हैं। एनैंटियोमर्स, ओके, इनमें से 8 तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे और 8 लीवो रोटेटरी होंगे। तो ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आ गया। लेकिन अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो फिर यहां पर जो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं वहां ऑप्टिकल एक्टिव प्लस ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर्स हो जाएंगे।
हाँ स्टूडेंट्स, जैसे यहां पर मैंने मेंशन किया है सेकंड पॉइंट के अंदर, इफ गिवन कंपाउंड हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री इज देयर, तो फिर टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, टोटल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स प्लस टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर्स के इक्वल होंगे. ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स आर ऑलवेज इनैंशोमर्स एंड ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर्स आर ऑलवेज मीसोफॉर्म. तो मीसोफॉर्म इट मींस, जैसा भी हमने डिस्कस किया, नेट रोटेशन वहां पर 0 है, इंटरनल डिफेक्ट है, ऑप्टिकल इनएक्टिव फॉर्म है. तो यहां फॉर्मूला क्या होगा, 2 की पावर n-1, ये तो इनैंशोमर्स होंगे, और मीसोफॉर्म 2 की पावर n/2-1, n नंबर ऑफ किरेल सेंटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो मैंने यहां पे प्रॉब्लम लिखा है, ऑल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर्स लिखने हैं टार्ट्रिक एसिड के. तो टार्ट्रिक एसिड, ये आपको मैंने नॉमेनक्लेचर में रिवाइज कराया था, दिस इज इट्स स्ट्रक्चर, टार्ट्रिक एसिड. ये देखिए, और ये किरेल सेंटर्स हैं, और आपको क्लियरली यहां पर दिख रहा है कि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं अगर इसी सिचुएशन में, तो ये मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा. इट मींस इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री. हाँ स्टूडेंट्स, जैसे जो टार्ट्रिक एसिड है उसके आप बेस्ट पॉसिबल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट कैसे लिख सकते हो. तो देखो, जैसे एक अरेंजमेंट हम ये मेंशन कर सकते हैं, ओके, यहां किरेल सेंटर के ऊपर बोथ OH ग्रुप प्रेजेंट इन सेम साइड, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मीसोटार्ट्रिक एसिड. तो ये एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट पॉसिबल है. इसके सामने मिरर रखने का कोई यहां पर सेंस नहीं है, क्योंकि जो मिरर इमेज होगी वो आइडेंटिकल होगी, ओके, तो वो होमोमर्स होंगे, उनको मेंशन करने का कोई सेंस नहीं है. हाँ, दूसरा जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट पॉसिबल है वो ये पॉसिबल है. देखिए, दोनों OH ग्रुप अपोजिट साइड में अगर 3 डायमेंशनली प्रेजेंट है, ऑब्वियसली यहां नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, और इसलिए हम इसका मिरर इमेज ड्रॉ कर सकते हैं. दिस इज इट्स मिरर इमेज. तो इसको मैं सेकंड बोल देता हूं, इसको मैं थर्ड बोल देता हूं. ये इनैंशोमर्स हैं, ओके. तो यहां पर टोटल कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स आपने ड्रॉ किए, 3, in which 2 are optical active enantiomers and 1 is optically inactive mesoform. तो देखिए, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स इन टार्ट्रिक एसिड, जो फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया वो भी ये इंडिकेट कर रहा है, टोटल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स 2 की पावर 2-1, तो 2 आंसर आ गया ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, एंड टोटल ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर्स 2 की पावर 2/2-1. यही फॉर्मूला अभी हमने यहां पर मेंशन किया था. तो यहां पे इनएक्टिव आइसोमर्स 1 आ गए, दोनों का सम 3 है. तो इसलिए यहां मीसोटार्ट्रिक एसिड ये फर्स्ट है, और ये सेकंड एंड थर्ड इनैंशोमर्स हैं. क्या फर्स्ट और सेकंड में कोई रिलेशन है क्या? यस, दे आर डाइस्टीरियोमर्स. ये तो डाइस्टीरियोमर्स हैं, और अभी मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में डिफाइन किया था, डाइस्टीरियोमर्स all geometrical or optical isomers which are not mirror images of each other. Similarly, यहां first and third they are also distereomers. तो distereomers वो सारे स्टीरियो आइसोमर्स हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होते. तो स्टूडेंट, आज यहां पर जो मैंने आपको ये डिस्कशन किया, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करने के लिए, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कौन सी कंडीशंस हैं जिसके ऊपर आपको एग्जामिनर मेनली हाईलाइट कर सकता है प्रॉब्लम, मुझे लगता है कि इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा. और जो प्रॉब्लम्स मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए अब दूंगा, एडिशनल प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट के थ्रू, उसको भी हम कंफर्टेबली अटेम्प्ट कर पाएंगे, और EZ नेमिंग हो सकता है वहां से आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाए. तो देखिए, हम कंप्लीटली गैस वर्क कर रहे हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनको यहां पर कोशिश कर रहे हैं टच करने की, क्विक रिवाइज करने की, सो दैट कि हमको यहां से प्रॉब्लम देखने को मिल जाए. और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमको मैक्सिमम प्रॉब्लम्स यहां से देखने को मिलेंगी. तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी के अंदर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट और टॉपिक, टोटल
नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे करते हैं, कन्फर्मर्स क्या होते हैं, और फिर हम जाएंगे जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।